नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आज बात करेंगे वीर रस के सबसे खतरनाक कवि भूषण, जो रहे रीति काल में। रीति का मतलब होता है श्रृंगार। ऐसे कवि जो श्रृंगार की रचनाएं करते हैं, एक कविता को अलंकार के माध्यम से, रसों के माध्यम से उसका सौंदर्य निखार देते हैं, वो रीति से संबंधित कवि कहलाते हैं। लेकिन उसी रीति काल में, उसी श्रृंगार काल में वीरता से संबंधित जिन्होंने कविता लिखे वो कौन थे? भूषण थे। साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि इतिहास में सर्वाधिक शब्दों की चीड़ फाड़ करने वाले कवि कौन रहे, तो आप नाम देंगे भूषण का। यमक और सलेस इनके प्रिय अलंकार रहे हैं, और यमक अलंकार में मैं करवा भी दिया है। क्या करवा दिया है? एक मैंने पंक्ति बोली थी, एक कविता की 2-3 पंक्तियां बोली थी। कौन सी? कि नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, वही ये कवि हैं। ठीक है, आज कक्षा 12 सृजन पुस्तक है, उसी का अध्याय भूषण अपने पढ़ रहे हैं, और उनका जो प्रथम कविता है ये अपने पढ़ेंगे। साथियों, कहीं ना कहीं आज अपने पढ़ेंगे तो शायद आपको हनी सिंह की याद आ जाए, क्योंकि तरीका वही होगा। ठीक है, देखते हैं। ये पहला है कवित। देखो साथियों, पहले कवित बता देता हूं। कवित घनाक्षरी रूप घनाक्षरी होता है। कवित का मतलब समझ लीजिए, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। अपने को इसमें वर्ण काउंट करने पड़ते हैं। 16 पे यति होगी, मतलब 16 वर्णों के बाद रुका जाएगा थोड़ा सा, फिर 15 के बाद में रुका जाएगा। काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण आ गए साथियों। सीधा सीधा गिनना है, इनमें कोई गण का कोई कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना है कवित छंद। ये कौन सा छंद है? कवित, जैसा कि ऊपर लिखा भी गया है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें आ गए 15 वर्ण। और मैंने क्या कहा? 16 और 15 पे क्या हो जाती है? यति होती है। बस आपको एक समझाने लायक कि कवित छंद होता क्या है, कि सर तो बोल देते हैं कि कवित छंद है, तो आपको ये भी जानकारी रहनी चाहिए क्यों है। 31 वर्ण आते हैं, 16 पे रुका जाता है, फिर 15 पे। ये 2 पंक्तियां हो गई, ये कवित छंद है। अब करते हैं अपने क्या, देखते हैं। पहले इसको पढ़ के बता देता हूं कैसे पढ़ा जाएगा, सुनिए। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सर जासी वाजी जंग जितन चलत है। भूषण भनत नाद भीहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल गैल फैल घलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उछलत है। तारा सो तारानी धूरी धारा में लगत जिमी पारा, थारा पर पारा पारा वार यूं हालत है। ठीक है, ये देखते हैं। थारा पर पारा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी गलती है साथियों, मैं सही कर देता हूँ। थारा पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थारा पर पारा, ये हो जाएगा यहाँ पारावार। यूं हालत है, यूं हालत है। ये हो गया आपका कवित। ये तो हो गया हनी सिंह स्टाइल। ओके, अब समझ लेते हैं इनके अर्थों को। साजी का मतलब होता है सजाकर। साजी का मतलब सजाकर, आप जानते हो। चतुरंग, चतुरंग का मतलब होता है 4 प्रकार की। चतुरंग मतलब 4 प्रकार की। ठीक है। सैन का मतलब होता है सेना। सैन का मतलब सेना हो जाएगा। अब समझ लीजिए, अब किसी से पूछे 4 प्रकार की सेना कौन सी होती है, बच्चे क्या कहेंगे जी? वायु सेना, थल सेना और जल सेना। ये चौथी कहाँ से लाओगे? आपने पढ़ रहे हैं पुराने समय का, तो 4 प्रकार की सेना कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी, सबसे छोटे से चलते हैं पैदल सवार, दूसरा घुड़सवार, तीसरा रथ सवार, और चौथा हाथी सवार। ये 4 प्रकार की सेनाएं होती है। अंग मतलब अंग हो जाएगा, अपने हृदय में हो जाएगा। उमंग का मतलब होता है उत्साह, या कह सकते हैं जोश।
धारी का मतलब होता है धारण करके, ठीक है। सर्जा, सर्जा उपाधि है किसकी? शिवाजी की। शिवाजी की उपाधि है सर्जा। शिवाजी का मतलब शिवाजी हो जाएगा शिवाजी, मराठा वंश के थे। जंग का मतलब हो जाएगा युद्ध, जंग का मतलब युद्ध। जीतन मतलब जीतने के लिए। चलत है मतलब चल पड़े हैं, चलत है मतलब चल पड़े हैं। अब दोनों का अपने समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए जंग जीतन। जंग जीतन में जय वर्ण की आवृत्ति से, जंग जीतन में जय वर्ण की आवृत्ति से क्या हुआ है? अनुप्रास अलंकार आया है। यहां लिख दीजिए चाहे अनुप्रास अलंकार आया है, अलंकार, ठीक है, आपने लिख दिया। अब आगे देखिए भूषण, ये कवि भूषण के लिए आया है। भनत का मतलब है कहते हैं, कहते हैं, क्या हो जाएगा? कहते हैं। और भय वर्ण की आवृत्ति से वापस कौन सा अलंकार आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नाद का मतलब होता है ध्वनि, नाद का मतलब हो जाएगा ध्वनि। बिहद का मतलब होता है भयंकर, बिहद का मतलब भयंकर। नगारन के मतलब नगाड़ों की, नगाड़ों की, ठीक है। अब है नदी नद। नदी का मतलब तो नदी हो गया। नद का मतलब या तो आप कह सकते हो बड़ी नदी या कह सकते हो नाले, और नदी का मतलब हो जाएगा नदी, और दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? नदी नाले। मद का मतलब होता है मद, एक नशीला पदार्थ होता है जिसमें हाथी क्या हो जाता है? मदोन्मत हो जाता है, मद के अंदर पागल हो जाता है। और हाथी का जो गंड स्थल होता है, जो कान के नीचे गाल होती है, कान के नीचे का भाग होता है, वहां से वो मद बहता है, ठीक है। गैबरन, गैबरन का मतलब हाथी या हाथियों कर देना। को का मतलब को, रलत मतलब बहता है, बहता है। एल फैल, एल का मतलब होता है सेना, फैल का मतलब फैलने से, फैलने से। खेल फैल, खेल फैल का मतलब खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, वो है खलबली। खलक का मतलब होता है दुश्मन, मे का मतलब मे हो जाएगा। गैल गैल, गैल गैल मतलब गली गली, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना न दोबारा, वही वाला। अब गैल गैल का मतलब अर्थ एक ही है, शब्द दो बार आया है, तो कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर शब्द एक जैसे आए और अर्थ अलग अलग हो जाए तब तो होता है यमक, और शब्द एक जैसे आए अर्थ उसका ये सेम रहता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे देखिए गजन, गजन का मतलब हाथियों की। ठेल फैल, ठेल फैल का मतलब होता है धक्का मुक्की। जब हाथी घोड़े आदि चलते हैं तो उनकी धक्का मुक्की होती है युद्ध में, तो क्या हो जाता है? ठेल फैल। सैल का मतलब होता है पहाड़, सैल का मतलब पहाड़। उछलत है, उछलत का मतलब उखड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तारा सो, तारा का मतलब तारा हो गया, सो का मतलब समान। अब जहां मैंने आपको बताया सा, सम, सरिस, समान, तुल्य, जिमी, सदृश, सी, से आदि शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाए या एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु के साथ की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखेंगे इसमें किसकी तुलना किसके साथ की गई है। सो का मतलब समान, तरनी का मतलब होता है सूर्य, बड़ी आ जाए तो वहाँ नाव हो जाएगा। धूरी धारा, धूल की धारा मतलब धूल का प्रवाह है, धूल का उड़ना। लगत मतलब लगता है, जिमी मतलब हो जाएगा समान, जिमी मतलब समान। यहाँ देखो जिमी शब्द आ गया तो ये क्या हो गया? उपमान। तारा सो, तारा के समान, तरनी मतलब सूर्य लगता है, ये समझ लेंगे अपने। थारा पर,
थारा मतलब हो जाएगा थाली, पर का मतलब पर हो जाएगा पारा मतलब एक धातु, पारा क्या होती है, एक धातु। पारावार इसका अर्थ होता है समुद्र। हलत है मतलब हिलता है, हलत है मतलब हिलता है। ये देखते हैं, ठीक है। पारावार का मतलब हो जाएगा समुद्र। अब पूरे का समझ लीजिए, अपनों ने क्या कर लिया है यहाँ पे, ये पूरे इसके अर्थ समझ लीजिए, समझ लिए हैं। इसके अलावा देखो पर पर पारा और पारावार। अब यहाँ पे पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार फिर से हो गया, ठीक है। अनुप्रास अलंकार लिख दिया, अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपको कहाँ दिखता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहाँ पे आप कर सकते हो। अगर एल फैल खेल फैल की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि अंत में ऐ अ और बीच का व्यंजन ले आ रहा है, तो यहाँ पे आप अंत्यानुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ कि मुगल सेना से युद्ध करने के लिए शिवाजी है वो अपनी 4 प्रकार की सेना को साजी मतलब सजाकर और अपने हृदय में, अपने अंगों में बहुत सारा उत्साह धारण करके युद्ध जीतने के लिए क्या है, चल पड़े हैं। उन्होंने अपने अंगों में उत्साह धारण करके अपने 4 प्रकार की जो सेना है उसको विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से क्या कर लिया है, सजा लिया है। इस प्रकार जो सर्जा शिवाजी है, जो सर्जा शिवाजी है वो मुगलों से युद्ध जीतने के लिए क्या है, अब चल पड़े हैं। किसको लेकर, अपनी 4 प्रकार की सेनाओं को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के साथ सजाकर अपने हृदय में, अपने अंगों में उत्साह धारण करके चल पड़े हैं। आगे देखते हैं, भूषण भनत। इस प्रकार भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना चलने लगती है तो शिवाजी की सेना में नगाड़े बजाए जाते हैं और उन नगाड़ों की जो ध्वनि है वो इतनी भयंकर है कि वो चारों दिशाओं में वो सुनाई देने लग जाती है। या कह सकते हैं कि जब उनकी सेना चलने लग जाती है तो उनकी सेना से भयंकर नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती है, दुम दुम दुम, आग लो बाजी जा कह बस आ गयो शिवाजी अब खागो, ऐसे करके। अब आगे देखिए, नदी नद मद गबरन को रलत है। अब जब शिवाजी की सेना में जो हाथी चल रहे हैं, जो हाथियों की सेना चल रही है, उन हाथियों से जो मद का पदार्थ बह रहा है, नशीला पदार्थ बह रहा है, जो नशीला पदार्थ है उसकी नदी नाले आदि बह रहे हैं। मतलब भयंकर तरीके से जो हाथी है वो उन्मुद हो रखे हैं, पागलपन हो रखा है, क्योंकि युद्ध में ऐसे ही हाथियों की आवश्यकता रहती है जो जोश में हो, उत्साह में हो, वो युद्धोन्मत हो, युद्ध के अंदर क्या हो, पागलपन हो। और शिवाजी की जो हाथी है वो उनके जो मद बह रहा है वो नदी नाले की तरह बह रहा है। मतलब अत्यधिक वो हाथी है वो क्रोधित है, वो युद्ध के लिए पागल हो रहे। अब सुधा सा हाथी लेके चला जाए, सुधा सा हाथी तो सेना के सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, और भयंकर वाला हाथी होगा वो यो मड़ फड़ा फड़ा, शुद्ध हाथी हो तो उसके सुई ऐसे ऐसे कर देगा। फायदा क्या है उसका वो देखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। फिर गजन की ठैल फैल सैल उछलत है कि जब हाथी चलते हैं, जब शिवाजी की सेना चलती है उसमें हाथी घोड़े पैदल सेना आदि चलती है तो उनकी ठैल पैल मतलब धक्का मुक्की से यहां तक कि पहाड़ भी क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। और जब शिवाजी की सेना चलती है, आपको पता है लाखों की संख्या में जब सेना चलती है, धप 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 सेना चलती है तो उनके पैरों से क्या होती है, धूल उड़ने लग जाती है। रेवड़ देखा है चलता हुआ, रेवड़ 50-60 भी भेड़े चलती है तो धूल उड़ने लग जाती है। ये तो सेना है वो भी भयंकर वाली। अब जब सेना चलती है, शिवाजी की सेना चलती है तो धूल की जो धारा है, धूल का जो प्रवाह है वो भयंकर तरीके से क्या होने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। और उसी धूल के अंदर जो सूर्य है वो तारे के समान छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने लग जाता है। मतलब सूर्य बड़ा होता है, जब चारों ओर धूल के गुंबार छा जाते हैं तो तारा भी किस प्रकार, सूर्य भी तारे के समान छोटा सा दिखाई देने लग जाता है। अब देखो यहाँ पे सूर्य की जो समानता या तुलना है वो किसके साथ की गई है, तारे के समान की गई है, क्योंकि तारा छोटा सा दिखाई देता है जबकि सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो सूर्य की तुलना किससे कर दी गई है, तारे से कर दी गई है। और जब शिवाजी की सेना चलती है तो धरती इस प्रकार हिलती है, समुद्र इस प्रकार हिलता है जिस प्रकार थाली के अंदर रखा हुआ पारा
पारा थाली के अंदर रख दो तो इधर उधर घूमता रहेगा। इसी प्रकार शिवाजी की सेना चलने से वो जो समुद्र है वो थाली में रखे पारे के समान क्या हो रहा है, वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पंक्ति के अंदर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्योंकि यहां थाली में घूमते हुए पारे की तुलना समुद्र के घूमने से की गई है और यहाँ पे सूर्य की तुलना किससे की गई है, तारे से की गई है। अगर विशेष के तौर पे पूछे तो आपको मैंने बता दिया कवित छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर भूषण के अध्याय से कुछ भी आ जाए तो विशेष के तौर पे आपको एक तो लिख देना है कवित छंद का प्रयोग किया गया है। कवित छंद की मैंने छोटी सी विशेषता आपको बता दी है। दूसरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है का प्रयोग। और इसके अलावा अलंकार मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इसमें अलंकार है। और तीसरी चीज इसमें आ जाएगी कि वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग ये हो जाएगा, वीर रस का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग, कवित छंद का प्रयोग। ये दो तो इस अध्याय में से कहीं से भी आ जाए तो आपको दो तो विशेष में लिख ही देना है। बाकी अपनों ने काफ़ी अलंकार किए, अनुप्रास किया है, अंत्यानुप्रास किया है, उपमा किया है। और इसके अलावा देखो गैल गैल के अंदर भी ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, इस प्रकार अपने कर सकते हैं ये। तो आपका ये पहला तो हो गया पूर्ण कवित। अब चलते हैं दूसरे कवित की और बड़े अच्छे से आ गया है दूसरा आपके समक्ष, चलते हैं वैसे ही यो हनी सिंह देखते हैं। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जोक ताही खरो की यो 6000 के निये रे जानी गए रमीसले गुशीले गुसाधारी मन किनो ना सलाम न बचन न बोले सिये रे भूषण भनत महावीर बलकन लागे सारी पात साही के उड़ाए गए जिये रे तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी बाय शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पिये रे। यो मैन ओके ठीक है, ये हो गया। फिर से एक कविता आया है, 2 नंबर कविता है आपके अध्याय का, पढ़ लिया है अपनों ने पूरे जोश होश के साथ। ओके अब चलते हैं, अर्थ समझ लेते हैं इसका। देखो सबन के ऊपर, सभी के ऊपर, सबन के ऊपर मतलब सभी के ऊपर। यहां सभी के ऊपर का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सभी जो वीर पुरुष है जो युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हैं, उन वीर पुरुषों में शिवाजी है वो अपने शौर्य के कारण, अपने शौर्य, अपनी वीरता, अपने बांकपन के कारण सभी के ऊपर, ठाड़ो मतलब खड़ा, रहीबे के जोग, रहने के का मतलब के, जोग का मतलब क्या हो जाएगा, योग्य। ठीक है, अब मैं शब्दार्थ बता रहा हूं, उसके बाद में अपना पूर्ण इसका कर लेंगे। ताही खरो कियो, ताही मतलब फिर भी, ताही मतलब फिर भी, खरो कियो खड़ा किया, 6000 इसका अर्थ समझ ले पहले। देखो साथियों होता क्या था कि मुगल शासक थे वो क्या करते थे कि जो राजस्थान के थे, भारत के जितने भी क्या थे वीर पुरुष थे जिनका अपना अपना साम्राज्य था, अब उनके ऊपर क्या करते, वो युद्ध करते या उनसे पहले दरबार लगाते। अब वो उनसे क्या कहते कि भाई आप हमारे अंदर समाहित हो जाइए तो आपको हम एक पद दे देंगे, आप दरबार में रहिए, और जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी, आक्रमण करना होगा दूसरे साम्राज्य पे, तो आपकी आवश्यकता होगी हम ले लेंगे। तो अपने तो पद यहाँ होता है सचिव, ऊपर सचिव, वित्त सचिव ऐसे होते हैं, वहाँ पद क्या होते थे 6000, 5000, 10,000, 12,000 ऐसे पद होते थे। अब इन पदों का मतलब ये होता था कि आपको 6000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे सालाना। उस 6000 सिक्के के अंदर जितनी आपकी सेना है, मान के चलिए 100 घुड़सवार है, 500 पैदल सवार है, 50 हाथी सवार है, 20 रथ सवार है, उन सब का आपको खर्चा निकालना पड़ेगा, आपको अपना देखना पड़ेगा। हम आपको 6000 वार्षिक सोने के सिक्के दे देंगे, उसके अंदर आपको काम चलाना पड़ेगा। और उस समय 6000 मनसबदारी बहुत नीचे का पद होता था, ऊपर का पद होता था 10,000, 12,000। जैसे मान सिंह जी थे, उनको 10,000 मनसबदारी पद, 8,000 मनसबदारी पद दिया जाता था। अब शिवाजी को भी क्या दिया गया, 6000 मनसबदारी। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, पद हो गया। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार का पद।
एक प्रकार का पद। 6000 मनसबदारी, मनसबदारी, 6000 मनसबदारी। नियरे मतलब क्या हो जाएगा, नजदीक, नियरे मतलब नजदीक। अब आगे, जानी मतलब जानकर, जानी मतलब जानकर। गैर मिशिल, गैर मिशिल का मतलब क्या होता है, अपमान, क्या हो जाएगा, अपमान। अब देखो साथियों, उर्दू भाषा के शब्द प्रयोग में लिए गए हैं गैर मिसिल, गुस्सेले, गुस्सा आदि। ये क्या है, सलाम हो गया, ये सब क्या है, पातशाही हो गए, ये सब है उर्दू भाषा के शब्द। तो आप इसके अंदर एक विशेष में लिख सकते हो कि उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अब देखो गुस्सीले, गुस्सीले मतलब गुस्सीले स्वभाव वाले, स्वभाव वाले। या आप लिख सकते हो क्रोधी स्वभाव वाले, या आप क्या लिख सकते हो, क्रोधी, क्रोधी स्वभाव वाले। गुस्सा का मतलब क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा का मतलब गुस्सा, या क्या हो जाएगा, क्रोध, क्या हो जाएगा, क्रोध। धारी मतलब धारण किया। मन का मतलब क्या हो जाएगा, मन में या हृदय में। किन्हों न सलाम, किसी को भी सलाम नहीं किया। किन्हों न सलाम मतलब किसी को भी सलाम नहीं किया। ना का मतलब नहीं, सलाम का मतलब सलाम हो जाएगा। किन्हों मतलब किसी को भी, किसी को भी। न का मतलब नहीं। वचन बोले सियरे, सियरे का मतलब होता है शीतल, सियरे का मतलब शीतल, या मीठे, या मधुर, या प्रिय। वचन का मतलब होता है वाणी, मतलब किसी के साथ भी उन्होंने शीतल वाणी में बातचीत नहीं की, मीठी वाणी में बातचीत नहीं की, मधुर वाणी में बातचीत नहीं की, प्रिय वाणी में बातचीत नहीं की। भूषण भनत, फिर भूषण जी कह रहे हैं, इस प्रकार शिवाजी का महावीर, महावीर का मतलब होता है वीरता। बलकन का मतलब उबलने। लाग्यो मतलब लग गया, लाग्यो मतलब लग गया। अब यहां देखियो साथियों, गैर मिसिल, गुस्सेले, गुस्सा, इसमें गै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो जाएगा, गै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सारी मतलब सभी। पातशाही, पातशाही का मतलब होता है बादशाहत। बादशाहत का मतलब क्या हो जाएगा, जहां दरबार के अंदर औरंगजेब बैठा है और औरंगजेब के साथ साथ में उसके दरबार में अन्य जो वीर हैं उनके वो बैठे हैं, वो संपूर्ण क्या कहलाएगी, उसकी बादशाहत कहलाएगी, या जो उसका संपूर्ण साम्राज्य है वो उसकी बादशाहत कहलाएगी। उड़ाए गए मतलब उड़ा दिए। जियरे का मतलब होश, जियरे का मतलब होश। तमकते, तमक मतलब क्रोध से, तमक का मतलब होता है क्रोध। ते का मतलब से। लाल मुख, लाल चेहरा। शिवा को, शिवाजी का। निरखी, निरखी मतलब देखकर। भय मतलब हो गए, निरखी मतलब देखकर, भय मतलब हो गए। शाहमुख, क्या हो गए, शाहमुख। शाहमुख का मतलब काला मुख, काला चेहरा। और साथियों, काला रंग किसका प्रतीक होता है, पाप का प्रतीक होता है, और काला रंग अपमान का प्रतीक होता है। आपने सुना होगा, और पहले भी मैंने बताया कि काले रंग का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है। कई बार कोई ऐसे घटिया काम कर देता है तो उसका काला मुख करके गधे पे उसे घुमाया जाता है। ठीक है, वैसे एक गधे पे गधा बैठा तो शोभा नहीं देता है, तभी तो दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाता है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं। काला चेहरा। नौरंग, नौरंग आया है किसके लिए, औरंग, औरंगजेब के लिए। किसके लिए आया है, औरंगजेब के लिए। ठीक है, तो औरंगजेब का तो कैसा हो गया, काला चेहरा हो गया। सिपाही मुख, सिपाहियों का मुख। पियरा, पियरा का मतलब पीला, और पीला किसका प्रतीक होता है, डर का प्रतीक होता है। उसका चेहरा पीला हो गया, डर का। ऐसा नहीं है पीला मुख ही हुआ है, और कुछ पीला मत कर देना, वो भी ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आपका शब्दार्थ क्लियर हो गया है। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर भूषण कवि कह रहे हैं कि जो शिवाजी है अपने शौर्य के कारण सभी वीरों के ऊपर खड़े रहने के क्या थे, योग्य थे, उन्हें सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए था। ये बात औरंगजेब जानता था, क्योंकि औरंगजेब ये भी जानता था कि भारत के अंदर शिवाजी ही एकमात्र ऐसा राजा है जो मेरी टक्कर का है। ये बात भली प्रकार से औरंगजेब जानता था। फिर भी ये बात जानते हुए फिर भी औरंगजेब ने उन्हें दरबार में बुलाकर उन्हें 6000 जो सबसे नीचे का पद होता है उसके नज़दीक लाकर उन्हें खड़ा कर दिया। और शिवाजी को ये पसंद नहीं कि भाई दरबार के अंदर 6000 मनसबदारी वाले पद हैं, उनके समक्ष वो खड़े हों और एक राजा जो उनके टक्कर के हैं। तो जानी यह उन्होंने जानकर यह अपना अपमान जानकर, अपना अपमान समझकर उन्होंने क्रोधी स्वभाव वाले अपने हृदय में गुस्सा, क्रोध धारण कर लिया अपने हृदय में। अब दोबारा मैं बता रहा हूं कि ऐसा शिवाजी ने अपना अपमान समझकर उन्होंने अपने क्रोधी स्वभाव वाले मन में क्रोध धारण कर लिया। और जब वो दरबार से जा रहे थे तो ना तो उन्होंने किसी को सलाम किया, या कह सकते हैं कि औरंगजेब को दरबार से जाते समय शिवाजी ने ना तो औरंगजेब को सलाम किया, ना ही उनके साथ प्रिय वाणी में बातचीत की या मधुर उनके साथ वचन बोले। वो सीधे सीधे चले गए, और ये भी राजा का एक प्रकार से अपमान होता है अपने आप में। इस प्रकार भूषण जी कह रहे हैं। यहाँ पे देखो, भूषण भनत में भय वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आया है फिर से। ठीक है, तो भूषण जी कह रहे हैं कि इस प्रकार शिवाजी की जो वीरता है वो उबलने लग गई, उनके अंदर जोश, उनके अंदर उत्साह आने लगा। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने औरंगजेब की जितनी भी बादशाहत थी, उसका साम्राज्य था, उसका जितना भी दरबार लगा हुआ था, उनके सबके क्या उड़ा दिए उन्होंने, होश उड़ा दिए। तमकते लाल मुख, शिवाजी का क्रोध से लाल चेहरा देखकर क्या हो गए, शिवाजी का क्रोध से लाल चेहरा देखकर औरंगजेब का तो मुख कैसा हो गया, काला हो गया। भय मतलब हो गया, मतलब औरंगजेब का तो चेहरा अपमान के कारण कैसा हो गया, काला हो गया। और सिपाहियों का मुख डर के कारण कैसा हो गया, पीला हो गया, क्योंकि डर का प्रतीक पीला रंग होता है और अपमान का प्रतीक क्या होता है, काला रंग होता है। ये आपका क्या हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। विशेष की बात करें, मैंने बता दिया आपको, कवित्त शब्द में ही बताना है आपको, ये कॉमन है कवित्त छंद का प्रयोग। दूसरा ब्रज भाषा का प्रयोग, ये भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया आपका। इसके अलावा इसमें रौद्र रस का प्रयोग, रौद्र रस का प्रयोग वीर रस के साथ साथ वीर रस का भी प्रयोग इसमें हुआ है। वीर रस का प्रयोग भी इसमें कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे गुस्से के कारण वो दरबार छोड़कर चले जाते हैं। तो रौद्र रस का प्रयोग और वीर रस, दोनों रसों का इसमें प्रयोग हो जाएगा। कवित्त छंद आपको बता दिया, ब्रज भाषा का प्रयोग। इसके अलावा उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है, ये आप कर देंगे। ठीक है साथियों, अब समझता हूँ बड़े अच्छे से हनी सिंह ट्रिप आपको समझ में आई होगी, और आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, निरंतर हमारे साथ बने रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। यदि आप मेरा सहयोग देते हैं, नहीं भी देंगे तो भी ऐसे ही मेहनत मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा कार्य है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।